हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज का ये लेक्चर इतना ज़्यादा स्पेशल है। वैसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का का टॉपिक जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। इसका ये पार्ट 2 है वैसे। और ये पढ़ाने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज जो मेन चीज़ें पढ़ानी थी वो इस टॉपिक में आने वाली है। पहले टॉपिक में हमने सिर्फ बेसिक चीज़ जान ली, पोल्यूशन के बारे में जान लिया। आज के इस टॉपिक से, अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आता है आपके एग्जाम्स में, आपके ओलंपियाड्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये इस टॉपिक से आने वाला है, इस लेक्चर से आने वाला है। और ये मैं ऐसे क्यों फिक्स मतलब कह सकता हूँ बिकॉज इस टॉपिक में, मतलब इस पूरे के पूरे लेक्चर में ऐसे टॉपिक्स है जिनके बारे में इतने ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। ओलंपियाड्स में देख लो, आपके उस सवाल में भी इससे सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों को उस टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन है और इसमें कई सारे टॉपिक्स एक साथ बंडल अप हो चुके हैं, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी सारी की सारी बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक सब कुछ लेके बैठो और आप लोगों को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो ठीक से सुनना है। पहले वाले लेक्चर से ज़्यादा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसे मिस करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नाउ यू गाइज आर वाचिंग इन साइंस। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। नाउ वी आर स्ट्रेट अप गेटिंग इनटू द टॉपिक, मिनरल रिचेस एंड इन द सॉइल। अब इससे पहले छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पोल्यूशन के बारे में सब कुछ जान लिया है इससे पहले वाले टॉपिक में। ये लास्ट सेकंड टॉपिक है क्लास 9 सीबीएसई का, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टीच दिस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स टू लाइफ फॉर्म्स। तो जो क्रस्ट है अर्थ का, वो सबसे बाहरी लेयर है और उस बाहरी लेयर में सारे के सारे मिनरल्स है जो लाइफ सपोर्टिंग है या फिर जिनकी मदद से लाइफ सस्टेन कर पाती है। वो मेटल्स आप लोगों को या फिर वो मटेरियल्स आप लोगों को अर्थ की क्रस्ट में मिल जाएंगे। बट दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म इफ द मिनरल इज बाउंड टू बी इन ह्यूज रॉक्स। अगर वही मिनरल अगर बहुत बड़े बड़े रॉक्स के अंदर छिपा हुआ है तो वो उसका कुछ यूज नहीं है, वो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो, लाखों हजारों सालों के बाद जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी छोटे छोटे पत्थर में टूट कर बिखर जाते हैं और इस वजह से हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन, मिट्टी में मिनरल्स का वापस से रिफिलिंग हो जाता है। अब ये इस चीज को हम कह सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और इस वजह से सॉइल बनता है। देखो, जब बड़े बड़े पत्थर टूट जाएंगे तो उससे क्या बनेगा? सॉइल। अब देखो, ये किस किस चीज से होता है? फिजिकल से, केमिकल से एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ये रॉक्स का टूटना पॉसिबल हो जाता है। अब आप कहोगे सर बायोलॉजिकली कैसे, मतलब कोई एनिमल थोड़ी ना जाके फोड़ता है। आप लोगों को समझ में आने वाला है, थोड़ी देर रुक जाओ। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो ये सॉइल कैसे प्रोड्यूस होती है ये हम इस टॉपिक के स्टार्टिंग में जानने वाले हैं। अब सॉइल वैसे तो आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगी, आपकी ग्राउंड पे देख लो, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे देख लो, यहाँ वहाँ। आजकल तो अगर आप बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में रह रहे हो तो आप लोगों को शायद देखने भी ना मिले सॉइल कहीं पे। लेकिन आप लोगों के जो घर में जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं तो उनके अंदर सॉइल ज़रूर होती है। तो वो जो सॉइल होती है ना, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लाइफ है, एक क्रिटिकल चीज़ है हमारे लाइफ में। अब देखो वो कैसे है। बट व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रोसेस दैट मेक द सॉइल। अब ये मिट्टी बनती कैसे है? देखो, पहली चीज जो इम्पैक्ट करती है तो वो है सन। सन रॉक को तपा कर, हीट करके धीरे धीरे उसमें, मतलब अब देखो, हीट होगा तो रॉक थोड़ा सा एक्सपांड होगा, फिर से रात होगी तो कूल होगा, एक्सपांड होगा कूल होगा, एक्सपांड होगा कूल होगा। ये सालों साल दर साल हो रही चीजें धीरे धीरे क्या करेगी? रॉक को तोड़ने में मजबूर करेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने की प्रोसेस से रॉक में, मतलब वो क्रैक्स आ जाएंगी और क्रैक्स के बाद ये ह्यूज रॉक्स विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। ये रियल लाइफ में होता है। अब ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप लोगों को ये स्पेशली उन रॉक्स में मिलता है जो सेडिमेंट्स से बने हुए होते हैं, या फिर वो रॉक स्पेशली जो डेजर्ट में होते हैं। दूसरी चीज जो रॉक्स तोड़ने में काम आती है या फिर सॉइल बनाने में काम आती है वो है पानी। अब देखो, आपने सुना होगा रोलिंग स्टोन्स नेवर गैदर मॉस। स्टोन्स रोल हो रहे हैं, इस वजह से उनके जो कॉर्नर्स है वो चिप ऑफ हो जाते हैं
और स्टोन छोटे छोटे मतलब ऐसे गोले बन जाएंगे। उसके बाद ये गोले आगे जाके फ्लो के साथ साथ पानी अगर बहुत सालों से गिरते जाए तो वो स्टोन्स गोल 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 होते होते छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। अब दिस इज हाउ वाटर ब्रेक्स। अब और एक चीज कैसे है कि वाटर आइस को तोड़े या फिर वाटर किसी रॉक को तोड़े। अब देखो ये हो गया पूरा का पूरा एक रॉक। अब इस रॉक में जो है छोटा सा क्रैक हो चुका है समझ लो। अब यहाँ पर बारिश के टाइम पे पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही विंटर चालू हो जाएगा वैसे ही अब आपने देखा होगा कि आप एक बिस्लरी बॉटल को फ्रीज में रख दो और पूरा का पूरा फ्रीज करो तो वो बॉटल फूट जाती है। अब वो क्यों टूट जाती है? बिकॉज आइस ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है, ज़्यादा एरिया में फॉर्म होता है वाटर के कंपैरिजन में। तो ये कुछ ऐसे बन जाता है आइस, और ये आइस धीरे धीरे रॉक के क्रैक को बढ़ाने का काम कर लेती है। तो दिस इज हाउ द क्रैक्स गेट वाइडेंड। और आप लोगों को मिल जाता है क्या? आप लोगों को मिल जाता है आप लोगों को एक सेपरेट ही चीज, मतलब आप लोगों को एक सेपरेट ही दो रॉक्स मिल जाते हैं एक रॉक से। अब फ्लोइंग वाटर जो है तो उसका मैंने बता दिया। जो सेडिमेंटरी वाटर है मतलब जो रुका हुआ पानी है वो कैसे काम करता है वो भी हमने जान लिया। 1 मिनट में चार्जिंग स्टार्ट करूँ। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, अभी इसे आई होप चार्जिंग स्टार्ट हुआ हो। ओके, चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। हम डिस्कस कर रहे थे कि रॉक कैसे टूटता है। तो ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विंड। अब ये विंड कैसे काम करती है? देखो जब विंड फ्लो होती है ना तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ले जाती है। दूसरी चीज कि समझ लो हजारों लाखों सालों तक ये विंड बहती रहे तो ये रॉक्स को भी शेप में लाने का काम करती है। रॉक्स भी टूट जाते हैं विंड की वजह से। और इस वेयर डाउन की स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो वेयर डाउन होते हैं रॉक्स, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रैंड केया। अब ये ग्रैंड केयान कहा है? ये यूएस में पड़ती है जगह, जहाँ पर तेज विंड ब्लो होने के कारण जो है आप लोगों को ऐसे रॉक्स में भी अलग अलग शेप्स दिख जाएंगे। तो वो लिटरली पूरी पूरी केव्स बनी है उस विंड की वजह से। तो दिस इज हाउ ऑल्सो रॉक्स सॉइल गेट्स फॉर्म। Living organisms also influence the formation of soil. The lichens जो हमने starting में पढ़ी थी, lichens that we read about earlier also grows on the surface of rock. While growing, they release certain substances that cause rock surface to powder down and form a thin layer of soil. देखो lichen का यहाँ पर भी एक रोल है। लाइकेन बड़े बड़े रॉक्स के जो होंगे, मतलब जो रॉक्स होंगे उनके ऊपर ग्रो करेगी और उसे पाउडर करने के लिए सब्सटेंसेस छोड़ेगी. Plants like mosses are also able to grow in the surface and now they cause rock to break down further. The roots of big trees sometimes also go into the cracks and देखो बड़ी बड़ी जो रॉक्स है या फिर जो मॉस है या फिर बड़ी बड़ी जो प्लांट्स है तो वो अपने रूट्स धसा लेती है इन रॉक्स के अंदर और ये क्रैक्स टूट जाते हैं समय के साथ साथ. सो दिस इज हाउ स्टोन्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल. तो कुछ इस तरीके से बन जाता है सॉइल. अब ये आप लोगों को जानना यहाँ पर इम्पोर्टेंट था. As you have seen, soil is a mixture of contents of small particles of rock of different size. It also contains bits of decayed living organisms called as humus. अब ये humus क्या है देखो. ह्यूमस जो है HUMUS, ह्यूमस जो है वो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई चीज़ है. जब भी आपका कोई कुत्ता बिल्ली, चलो बड़ी बड़ी जैसे शिप्स हो गई, गाय हो गई, तो ये जब मर जाएंगी तो उन्हें दफनाया जाता है. ये ट्रीज भी दफनाए जाते हैं ट्रीज. तो उनको डीके करके एक ब्लैक कलर का ओपेक और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होने वाला. वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब इसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है. तो ऐसा एक सब्सटेंस होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, उसे ह्यूमस कहा जाता है. तो वो इकट्ठा होता है सॉइल में. जितना ज़्यादा ह्यूमस उतनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल. Okay, humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep down. तो देखो जो ह्यूमस होती है वो पोरस होती है नेचर में और इस वजह से
जो है वो फर्टिलिटी मेंटेन करती है, सॉइल में एरिएशन अच्छी तरीके से होता है, ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर लेते हैं सॉइल के अंदर जो प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक्स दे इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम। अब देखो, किसी भी सॉइल की जो है प्योरिटी या फिर किसी सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड होती है कि वो किस रॉक से बनी हुई है। अगर कोई ब्लैक वोल्केनिक रॉक से बनी हुई सॉइल है तो वो एक्सट्रीमली प्योर होती है, एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। अगर उसी के अपोजिट में अगर कोई डेजर्ट वाली सॉइल हो या फिर बीच वाली सॉइल हो तो उसमें कुछ ज़्यादा उगता नहीं है। तो द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, amount of humus present in it and all depth of the soil are some factors that decide which plants will thrive in it। तो कई सारे फैक्टर्स है, ह्यूमस कितना है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट ग्रो होगा और कौन सा नहीं होगा। अब ये टॉप सॉइल क्या होती है, देखो किसी भी सरफेस, किसी भी जगह की जो ऊपर वाली जो सॉइल है ना, ऊपर वाले बेल्ट वाली सॉइल, कुछ एक 5 6 7 8 मीटर वाली सॉइल, उसे हम कह देते हैं टॉप सॉइल। तो इसके अंदर ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके नीचे इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे देखने को। दिस इज़ वॉट टॉप सॉइल इज, टॉप डॉग, टॉप सॉइल। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। चलो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो आजकल का जो एग्रीकल्चर है, पुराने समय में लोग कम से कम थोड़ा एफर्ट तो डाल लेते थे, हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, हम लोग थोड़ा साफ सफाई करेंगे, हम लोग काऊ डंग डालेंगे, डेड एनिमल्स जो है उनको डालेंगे, कोयला डालेंगे और उससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करेंगे और फिर क्रॉप्स ग्रो करेंगे। आजकल के लोग थोड़े ज़्यादा कमर्शियल हो चुके हैं। कमर्शियल इन द सेंस हम लोग डायरेक्टली केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और भी तरह तरह की चीज़ें डायरेक्टली सॉइल में डंप करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो लिविंग सॉइल है, मतलब सॉइल के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स है, मतलब जो पुराने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, और भी कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है सॉइल में जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करती है, वो मर जाती है इन केमिकल्स की वजह से जो हम प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। और ऐसा टाइम आता है कि जब आप लोगों को क्रॉप्स तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन आपकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी सॉइल लिटरली एक छन्नी की तरह काम करती है। ऊपर से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, नीचे से पौधे उग के जाते हैं, ऊपर से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, नीचे से उग के चले जाते हैं। तो दिस इज द बैडेस्ट कंडीशन दैट यू सी। और इस वजह से जो एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है तो वो धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चर में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ उगेगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम कहाँ पे है आप लोगों को, पंजाब में ये प्राइमरी चीज दिख जाएगी, प्लांट्स ही ग्रो नहीं होते हैं, सॉइल सस्टेन ही नहीं कर सकते बिकॉज सॉइल डेड हो चुकी है। सॉइल के अंदर इतने केमिकल डाल रखे हैं कि सॉइल में कोई ऑर्गेनिज्म रहना ही नहीं चाहता। अब इसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि देखो 20-25 साल पहले जो है तो तब सॉइल के अंदर हमें अर्थवर्म्स बहुत सारे दिख जाते थे, आजकल दिखते ही नहीं है, फार्म्स में दिखते ही नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को फार्म में कभी जाके वीडियोस बना के डालूंगा, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को दिखते ही नहीं है। एंड दिस इज बिकॉज हमने केमिकल्स डाले हैं, इवन हमारे फार्म्स में भी हमने केमिकल्स डाले हैं। और अगर हमने नहीं डाले तो नेबर के फार्म्स से केमिकल आ रहे हैं और इस वजह से जो है अर्थवर्म्स नहीं रहे। अब सोचो, जो हमें दिख रहा है वो हम कह सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई है। राइजोबियम बैक्टीरियाज जो हमें दिखते नहीं कि उनकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई होगी। और भी कई सारे इसेंशियल वीड्स है, इसेंशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी क्वांटिटी कितनी कम हुई होगी हमें कोई आइडिया नहीं है। मैं श्योरली खेत में जाके इसके ऊपर वीडियो बना के डालूंगा। सो जहाँ जहाँ पे जो है रिमूवल ऑफ यूजफुल कंटेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस व्हिच एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड किल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूशन। जब आप सॉइल से यूजफुल कंटेंट निकालो, जो यूजफुल नहीं है वो कंटेंट घुसा दो जिससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है डाइवर्सिटी की, सॉइल के अंदर जितनी डाइवर्सिटी उस पर इफेक्ट पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूशन। तो ये था हमारा सॉइल पोल्यूशन के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट, आप लोगों को ये बताना आना चाहिए। इसके अंदर इस पर शॉर्ट नोट आने के चांसेस है। द सॉइल दैट वी सी टुडे इन वन प्लेस हैज बीन क्रिएटेड
over a very long period of time. However, some of the factors that created the soil in the first place brought the soil to that place may be responsible for removal of soil too. अब देखो, एक जमीन हम पकड़ लेते हैं, चलो ये मेरे ताऊ की जमीन है, ओके। तो यहाँ पर जो सॉइल है आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक मोटी सी लेयर सॉइल की दिख जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं से आई हुई है, कहीं ना कहीं से आई हुई है, ये ऐसे जमीन से उगी नहीं है, सॉइल कोई लिविंग कंपोनेंट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं से आई हुई है। और और जिस कंपोनेंट्स के कारण शायद ये विंड से आई होगी, या फिर शायद इसे पानी ने कई साल पहले, यहाँ पे एक लेक होता होगा तो वहाँ से पानी से आई हुई है सॉइल। और भी कई सारे रीजन है जिससे, या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पैर को चिपक चिपक के, डायनासोर के पैर को चिपक चिपक के आई होगी सॉइल। तो ऐसे कई सारे रीजन्स की वजह से यहाँ पे सॉइल आ चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, सॉइल तो आ गई, ओके ठीक है, सॉइल आ गई है। अब सवाल ये आता है कि जिन फैक्टर्स ने सॉइल को लाया है वही फैक्टर्स सॉइल को लेकर भी जा सकते हैं। लैंडस्लाइड हो गई, वहाँ की मिट्टी चली जाएगी। अगर जोर से कोई टाइफून आ गया या फिर तूफान आ गया, सारी की सारी मिट्टी चली जाएगी। अगर फ्लड आ गया, सारी की सारी मिट्टी चली जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम नेचर का कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। The fine particle of soil may be carried away by flowing water, wind, and if the soil gets washed away and the rocks underneath are exposed, we have lost the valuable resource because very little will grow in the rocks. अब देखो, समझ लो ये मेरे ताऊ की ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर जो है, ऊपर की सारी लेयर चली गई। अब बचते हैं जो है तो वो है इसके अंदर वाले रॉक्स। अब ये रॉक की लेयर का मुझे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन बस वही बचा है। अब तो इससे क्या होगा कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खोई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारी एक ज़मीन है, तो वहाँ पे कुछ साल पहले ना बस ये ऐसे रॉक्स ही थे। उसके बाद हमने क्या किया, जेसीबीज लगाकर और भी सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लगाकर एक दूसरी जगह से मिट्टी लाके एक ऊपर मिट्टी का, एक फर्टाइल मिट्टी का एक लेयर बना दिया। अब इस फर्टाइल मिट्टी के लेयर का क्या यूज़ था कि इसके ऊपर हम लोग अब खेती करते हैं फिलहाल, लाइक राइट नाउ। लेकिन समझो किसी वजह से ये ऊपर वाली लेयर चली गई, तो मेरे पापा को फिर से पैसे डालकर एक नई लेयर इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसके ऊपर। तो अगर ये चीज़ चली जाती है तो हमने क्या लूज की है, एक रिसोर्स, एक वैल्यूएबल वैल्यूएबल चीज़ हमने जो है लूज कर दी है अगर वो टॉप सॉइल चली जाती है। और ये टॉप सॉइल कई बार चली जाती है अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई और चीज़ हो जाए, या फिर अगर आपने वही लैंड बहुत सालों के लिए एक्सपोज रख दिया। अब हमने तो कंपाउंड वगैरह कर लिया है, लेकिन समझ लो अगर ऐसा ही लैंड है, यहाँ पे कुछ समय के लिए फर्टाइल सैंड आ गई, उसके बाद ये वॉश ऑफ हो गई, चलो सॉइल वॉश ऑफ हो गई, तो इसे हम कह देते हैं इरोजन। इरोजन मतलब सॉइल इरोड हो जाती है, ERODE, इरोड। इरोड मतलब चली जाती है। अब इसे रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ पे पेड़ लगाओ। जंगल की, अगर इमेजिन कर लो ये जंगल है बड़ा सा, इतना एरिया वाला जंगल है, अगर जंगल के सारे पेड़ काट दिए तो इरोजन होना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए जो है फॉरेस्ट या फिर ट्रीज इस सॉइल को होल्ड ऑन करने का काम करती है। और ट्रीज और सॉइल की वजह से, या मतलब ट्रीज या फिर फॉरेस्ट की वजह से जो है वो लैंड वहीं पे वही का वही रह जाता है, या रूट्स इसे पकड़ के रख देती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब ये जो यहाँ पे बताया गया है वो मैंने आप लोगों को ठीक से बताया है और इससे भी अच्छा बताया है। तो इस वजह से जो है आप लोगों को वेजिटेटिव कवर, अब देखो वेजिटेटिव कवर ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्राउंड पर रखना चाहिए। वेजिटेटिव कवर मतलब क्या कि प्लांट्स से ग्रोन होनी चाहिए जगह, ताकि वहाँ से न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट सॉइल, अच्छी सॉइल उड़ के कहीं पर चली ना जाए। दिस इज़ व्हाट इट वाज। वॉश ऑफ भी हो सकती है और जो है दोनों हो सकता है, एक तो वॉश ऑफ हो सकती है या फिर विंड से धीरे समय के साथ उड़ जाती है। एक एक्टिविटीज़ के लिए करके देख लो, इससे 2 रैंप्स लगा दो और इन रैंप्स पे क्या करना, ओके आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक रैंप पर जो है आप लोगों को लगाने हैं, मिट्टी डाल के लगाने हैं पौधे, और दूसरे रैंप पे कुछ भी मत रखो, जैसा है रैंप वैसे रखो। ऊपर से पानी डालो, आप लोगों को दिख जाएगा
ऊपर से जब आप पानी डालोगे तो इसका सारा का सारा पानी, सारा का सारा सॉइल वॉश ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट्स के कारण जकड़ा हुआ रहेगा सॉइल. दिस इज व्हाट एक्टिविटी यू विल सी इन योर एनसीईआरटी. दिस इज व्हाट इट इज अबाउट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मतलब क्या? सॉइल का निकल जाना समय के साथ साथ बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक. एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक, अब आप मुझे बताओ कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है? तो वो है पहली विंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे एक साइड से मिट्टी से दूसरे साइड पे मिट्टी ले जाएंगे? आपने कभी देखा होगा, देखो अगर आपने आपके वहाँ पे, अब ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो बड़े बड़े गायों के झुंड होते हैं ना, तो उनके कभी आप उनके जाने के बाद आप देखना बहुत सारी मिट्टी आपके रोड्स पे चली आ जाएगी. दिस इज इरोजन. वो कहीं ना कहीं से मिट्टी आ गई है ना उनके पैरों को लगकर. दिस इज व्हाट इट इज. तो अब हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल की. बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ, बेसिकली सॉइल या फिर एनवायरनमेंट, इन दोनों के साइकिल की बायो जियो केमिकल साइकिल. इसमें क्या होगा? एक साइकिल होगा. किस चीज़ का साइकिल होगा? कौन सी चीज़ें हैं जो साइकिल होंगी, वही हम जानेंगे इस छोटे से बड़े से टॉपिक में. अब ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 9 के बच्चों के लिए. देखो अगर सवाल बनने हैं आपके, शॉर्ट नोट्स वाले सवाल या फिर आप लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं जो लंबे लंबे लिखने पड़ते हैं, इन्हीं से बनने हैं. देखो इन्हीं से बनने हैं, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा ही है. ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो अब हम जानेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स. A constant interaction between the biotic and abiotic components of biosphere make it dynamic. अब ये डायनामिक मतलब क्या? डायनामिक मतलब कॉन्स्टेंटली मूविंग येट फिक्स्ड. ऐसा डायनामिक मूवमेंट बन जाता है किस वजह से? बिकॉज जो बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पूरे के पूरे बायोस्फीयर में, तो वो एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इस वजह से. तो बट अ स्टेबल सिस्टम, डायनामिक एट स्टेबल मतलब मूविंग प्लस स्टेबल सिस्टम. These interactions consist of transfer of matter and energy. तो इसके अंदर मैटर एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है. सूरज देवता हमें एनर्जी देती है, वही एनर्जी लेकर फ्रूट्स बनते हैं. फ्रूट्स वैसे ही, एक फ्रूट एक वेट में होता है ना कुछ फ्रूट का वेट होगा, तो वो एनिमल्स खा लेते हैं, फिर एनिमल्स बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं वो चीज़, फिर वही जाती है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर से वो फर्टाइल होकर फिर से प्लांट को छोड़ी जाती है. दिस इज हाउ अ साइकिल इज बेसिकली. Energy between the different components of the biosphere. Let us look at some processes involved in maintenance of balance. अब ये balanced है सिस्टम. जो भी आप लोग देखोगे, जो भी जंगल आप देखोगे, जो भी एक पूरी की पूरी अर्थ एक बैलेंस सिस्टम है. मैं इतना नाच क्यों रहा हूँ? देखो ओके, तो ये अर्थ पूरी की पूरी एक जो है बैलेंस्ड सिस्टम है. और अब हम यही चीज़ जानेंगे कि किस तरीके से ये साइकिल्स काम करती है. सबसे पहले सबसे इजी साइकिल लेंगे, वो है वाटर साइकिल. पानी किस तरीके से साइकिल में घूमता है? आप कहोगे ओके सर ठीक है, पानी भी साइकिल में घूमता है. देखो जो आप पानी अभी पी रहे हो ना, वो शायद कई सालों पहले किसी राजा ने पिया हो, या फिर किसी राजा ने अपनी प्रजा को पिलाया हो, या फिर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. तो देखो कुछ इस तरीके से एक वाटर साइकिल काम करता है. द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इनटू द सी वाया रिवर्स इज नोन एज वाटर साइकिल. अब देखो पानी का ज़मीन पे आना, पानी का पानी में जाना, पानी का वाटर बॉडी में जाना, दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ वाटर साइकिल जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा. उसका डायग्राम है वो हम ठीक से जानेंगे बस 2 मिनट में. द साइकिल इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल. देखो इतू सा साइकिल नहीं है, ये इतू सा साइकिल है, ऐसा गोल घूम घूम के. एंड सिंपल एज इट स्टेटमेंट सिंपली सीम्स टू एम्प्लाई. तो इतना भी सिंपल ये चीज़ नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी कह देती है. ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक टू सी. वो पानी अंडरग्राउंड चला जाएगा, फिर से शायद कोई किसान उसे यूज़ कर ले, या फिर वो पानी अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज होते हैं उनके अंदर चला जाए. और उनके अंडरग्राउंड भी बहुत सारे सारे बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं, ओके, वहाँ पे चले जाए, शायद वो किसी वेल में चले जाए तो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, या फिर वो स्पिन थ्रू करके किसी के ट्यूब वेल में चला जाए. तो ऐसे साइकिल चालू रहता है. बस हमने इसे साइकिल कह दिया बिकॉज एक छोटा सा पैटर्न हमें दिख जाता है. तो देखो आप लोग आपकी स्क्रीन पर इस साइड पर डायग्राम देख पाओगे, वाटर साइकिल का डायग्राम.
अब ये वाटर साइकिल का डायग्राम कैसा है, अगर आप लोग छोटा वाला लेक्चर देख रहे हो, मैं अभी भी बता दूँ, बड़ा वाला लेक्चर देख के आओ। और अगर आप सुपर शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो जहाँ पे मैं बस अभी ये डायग्राम सिखाऊंगा जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो इससे पहले वाला लेक्चर देखो ताकि आप लोगों को पूरी आइडिया है कि ये साइकिल्स कौन से हैं। तो देखो वाटर साइकिल जानना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है। देखो इसे स्टार्ट भी नहीं है, एंड भी नहीं है, लेकिन हम इसे स्टार्ट देंगे ताकि आप लोगों को आसानी आए समझने में। स्टार्ट हो जाती है चीज़ें जब समुंदर पे लाइट रेज पड़ती है और इवेपरेशन होता है। इवेपरेशन मतलब वेपर्स बनती है पानी की, वो वेपर्स क्लाउड के अंदर जाती है। अब ये क्लाउड जो है वो अब ये जो क्लाउड है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ज़मीन की तरफ। ज़मीन की तरफ जब आएंगे ना क्लाउड्स, तो देखो ज़मीन की तरफ जब क्लाउड्स आएंगे ना तो वहाँ से आएगी बारिश। बारिश आ गई, ओके ठीक है सर। अब ये बारिश के बाद क्या हो गया, अब इसका एक सस्ता वाला डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा हार्ड ना जाए ये पढ़ने के लिए। ओके, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस डायग्राम पे आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर लेगा, लेकिन चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कई सारी चीज़ें डाली है, जैसे एक छोटा सा पॉन्ड भी है, यहाँ पे वाटर सरफेस भी है, ये इवेपरेशन भी है, रेन फॉल स्नो भी है। हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट करके हम लोग अपना एक साइकिल बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो जाए पढ़ने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़मीन और पानी। पानी को हम लोग ब्लू कलर से, टर्क्वाइस ब्लू कलर से, और जो बीच है या फिर जो लैंड है उसे हम ब्राउनिश कलर से दिखा देंगे। अब देखो लैंड सिर्फ लैंड नहीं होता, तो एक छोटा सा इसमें पूल भी बना देते हैं, थोड़े से पेड़ भी उगा देते हैं। पेड़ क्यों उगाने हैं सर, इट इज़ माई चॉइस, वैसे होते हैं पेड़ इसीलिए। अब देखो एक येलो कलर की हम गाय भी बना देते हैं, ओके कोई जज नहीं करेगा। ये हो गई हमारी गाय, इसके दो सींग है, ओके इसका थोड़ा आगे वाला मुंह होता है ऐसे, ओके इसकी ये पूंछ, तो दिस इज़ अ गाय। अब देखो होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हम क्लाउड्स भी बना देते हैं, ओके ताकि हमें पता चले कि क्लाउड्स कहाँ से कहाँ पे जाते हैं। तो देखो साइकिल स्टार्ट होता है इवेपरेशन से। इवेपरेशन यहाँ पे होता है, अर्थ का पानी जो है ऊपर जाता है, दिस इज इवेपरेशन। अब ये जो ये जो क्लाउड्स है वो चले जाते हैं लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर जाके रेन आएगा, अगर पहाड़ों में है तो स्नो आएगा, तो रेन स्लैश स्नो आएगा। अब जो है रेन या फिर स्नो आ गया, अब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी, ऐसे कुछ पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ओके। अब इस पानी का भी क्या हो जाएगा, इवेपरेशन हो जाएगा और इसके भी क्लाउड्स बनेंगे। दूसरी बात, हम लोग जब सांस बाहर छोड़ते हैं, जैसे ब्रीद आउट, तो तब हम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस के रूप में चला जाता है। तो वो देखो हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन उसे कहेंगे, बिकॉज उसे हम रेस्पिरेशन कह देते हैं। देखो रेस्पिरेशन से फिर से ऊपर चला जाएगा, रेस्पिरेशन से ऊपर चला जाएगा। प्लांट्स बहुत भारी मात्रा में वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन करके ऊपर छोड़ देती है, तो इसे हम कहेंगे TRANS, ट्रांसपिरेशन, PIRATION, ट्रांसपिरेशन करके बाहर छोड़ देती है। अब ये तो हो गया सरफेस लेवल चीज़ें। अब देखो जैसे ही ये पानी यहाँ से नीचे सीप आउट हो जाएगा ना, तो ये अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा। अब ये अंडरग्राउंड वाटर जो है वो शायद किसी ट्यूबवेल से बाहर आ जाए, या फिर ये जाके फिर से किसी बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाए, जैसे समुंदर हो गया। दिस वॉज द होल वाटर साइकिल। तो देखो आप लोगों को एक कॉमन ट्रेंड दिख जाएगा, वो कॉमन ट्रेंड कौन सा है। अब देखो मैं ये पर्पसफुली थोड़ा सा डायग्राम डर्टी कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे छोटा देख रहे हैं ना उन लोगों को थोड़ा सा हार्ड जाए। तो आप लोगों को एक कॉमन ट्रेंड दिख जाने वाला है, देखो ऐसा ऐसा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट,
आई मीन एक्चुअली उनको हार्ड नहीं, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए समझना, बिकॉज वो लोग थोड़े आलसी है. सो दिस वॉज इट अबाउट अ पूरा का पूरा वाटर साइकिल. तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इवेपरेशन से स्टार्टिंग होती है, फिर वहाँ पे जाके कंडेंसेशन होगा, तो फिर रेन और स्नो के फॉर्म में नीचे आ जाएगी, बर्फ़ का पानी हो जाएगा, वो पानी जो है वो किसी न किसी पॉन्ड में आ जाएगा, वहाँ से सीप होकर वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा. और ये साइकिल सरप्राइजिंगली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी कंट्रीब्यूशन में लेती है. हम लोग बाहर छोड़ देते हैं क्या? सारे एनिमल्स बाहर छोड़ते हैं पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पानी भी उड़ के चला जाता है. और उसी के साथ साथ हम लोग और एक चीज़ छोड़ते हैं, मतलब प्लांट छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन के साथ बहुत सारा पानी, जो फिर से उठ के वाटर वेपर बन के चला जाता है. दिस वॉज इट अबाउट वाटर साइकिल. है ना आसान, है ना मज़ेदार. दिस वॉज इट अबाउट इट. यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस एंड यू शुड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. अब बढ़ते हैं आगे. अब हम जानेंगे वाटर साइकिल का एक कंक्लूड करने वाला पार्ट, और उसके बाद ये वाटर साइकिल हो जाएगा ख़त्म. तो देखो, एज वाटर साइकिल फ्लोज थ्रू और ओवर रॉक्स कंटेनिंग सोल्यूबल मटेरियल्स. अब देखो, अब आपका सवाल ये होगा, सर पानी हमारा खारा क्यों होता है, या फिर हमारे पानी में इतने ज़्यादा सॉल्ट्स क्यों आते हैं, या फिर समुद्र का पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी क्यों होता है? देखो, जब भी पानी मूव करता है इन रॉक्स के साथ ज़मीन पर से, तब इसके अंदर कई सारे मिनरल्स जा रहे होते हैं, और यही मिनरल्स जो है दिस मेक इट अ सॉल्टी वाटर, और इस वजह से मराइन ऑर्गेनिजम्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं इसके साथ साथ. अब जो है विन साइंस पे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल. आप कहोगे सर इससे पहले तो हमने 10th 9th तक इतना ज़्यादा नाइट्रोजन के बारे में नहीं पढ़ा, फिर ये इतना कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, आप अभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप लोगों को नाइट्रोजन की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी. नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये 70% हवा में होता है, और इसलिए इसका साइकिल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो हम जान लेते हैं. नाइट्रोजन मेक्स अबाउट 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर मेनी मॉलिक्यूल्स इसेंशियल फॉर लाइफ. अब ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए एंड आरएनए, कुछ विटामिन्स हो जाते हैं, उनका भी पार्ट होता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन is found in another biologically important component such as alkaloids and urea. चलो, ये भी पता चल गया अल्कलॉइड्स और यूरिया में यूज़ होता है. अब ये अल्कलॉइड्स और यूरिया कहाँ पे यूज़ होते हैं? हमारे खेती में. यस, खेती में जो है यूरिया के मतलब पूरे के पूरे ऐसे बैग्स लेकर जाया जाता है, और फिर उसमें डाला जाता है यूरिया, हर तरफ ऐसे स्प्रिंकल किया जाता है ताकि प्लांट्स ठीक से ग्रो हो सके. तो दिस इज़ अ फर्टिलाइज़र. अब जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की इन्होंने बात करी, देखो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए आरएनए है, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है. उसी से डिसाइड होता है कि आप लोग लड़का हो या लड़की हो. आर यू बायोलॉजिकली अ मेल, आर यू बायोलॉजिकली फीमेल, आपका हार्ट कहाँ पे डेवलप होना चाहिए, आपके ऑर्गन्स कैसे है, आपको कौन सा डिसीज़ है, आप लोग कैसे दिखना चाहिए. अब देखो, आपका जेनेटिक मटेरियल और आपके पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल बहुत हद तक सेम होता है, इसीलिए आप लोग सिमिलर दिखते हो, आप एक फैमिली का पार्ट लगते हो. जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होगा तो वो लोग ऑब्वियसली डिफरेंट दिखते हैं. आप लोग आपके पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिसेंबल करते हो. दिस इज़ द रीज़न वेयर जेनेटिक मटेरियल कम्स इन टू प्ले. आपके सेल को ऐसे ही नहीं पता चल जाता कि हाँ मुझे ये काम करना है, उसके लिए जेनेटिक मटेरियल काम में आता है. अब ये प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स बॉडी बनाने में काम आते हैं. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स है तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी बॉडी के. इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, ऐसा भी हम कह सकते हैं. सो नाइट्रोजन इज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दिस लाइफ फॉर्म्स कुड यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. लेकिन हम लोग ऐसे सांस लेकर नाइट्रोजन ले नहीं सकते. हम सिर्फ ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं. However, other than a few forms of bacteria, life forms are not able to convert comparatively inert nitrogen molecules into forms of nitrate and nitrite. क्या बता दिया सर? देखो, नाइट्रोजन नेचर में बहुत ज़्यादा इनर्ट होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हमारी बॉडी डायरेक्टली उसे ले नहीं सकती. तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं.
अब ये नाइट्राइट और नाइट्रेट कैसे है, जिस तरीके से कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बोनेट्स बनते हैं, उसी तरीके से नाइट्राइट और नाइट्रेट्स नाइट्रोजन के बनते हैं। वो हमारी बॉडी ले सकती है, मतलब प्लांट बॉडी ले सकती है। उसके बाद हम उस प्लांट को खाएंगे तो हमें भी नाइट्रेट्स मिल जाएंगे, हमारी भी बॉडी प्रोटीन्स बनाएगी, हम भी बड़े हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो फिर हम नाइट्रेट्स लेकर जो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स है तो वो हमें मिल जाएंगे। दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज मे बी फ्री लिविंग और एसोसिएटेड विद स्पीशीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। सर ये हमें शायद पता है, देखो मैं बता देता हूँ। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज फ्री होते हैं नेचर में, खुला घूमते हैं भाई, एकदम खुला घूमते हैं। कुछ होते हैं जो डाइकॉट रूट के साथ अपनी पार्टनरशिप बना लेते हैं। डाइकॉट रूट्स जैसे पल्सेस, आपकी जो दाल हो गई वो, तो डाइकॉट रूट्स के आजू बाजू ये ऐसे घर बना के रहेंगे और इस वजह से जो है आप लोगों को दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, बिकॉज दाल के पास ही वो लोग रहते हैं। तो दाल बहुत सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, बहुत सारा नाइट्रोजन नाइट्रेट्स ले लेता है। दूसरी बात, जो फ्री लिविंग होता है ना, उनकी वो एक स्पेशल जो है स्मेल छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में जब बारिश हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी स्मेल आती है जब बारिश हो जाती है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है। अब मोस्ट ऑफ द कॉमनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आर फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। अब कुछ तो रूट्स के अंदर भी जाते हैं रहने को, तो दीज आर कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स। तो देखो ये क्या करेंगे, ऐसे एक नॉर्मल रूट होगा ना, तो उसके अंदर अपना घर बनाएंगे, अपनी एक कॉलोनी ही बनाएंगे। तो ये कॉलोनी जो है, अरे ओके चलो हम लोग कुछ इस तरीके से लेकर ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरीके से ये नोड्यूल बना लेंगे, इसके अंदर रहेंगे, इसके अंदर इन्हें खाना पानी मिलता रहेगा, ये नाइट्रोजन प्लांट्स को देते रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ फाउंड इन पल्सेस, मतलब दाल जो होती है उसके अंदर ये चीज़ आप लोगों को बहुत प्रोमिनेंटली दिख जाती है। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। यही कारण है, ये लोग अपने रूट्स में बैक्टीरियाज को आश्रय दे देते हैं, बैक्टीरियाज रिटर्न में खाना दे देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल के बेसिक्स। अब द ओनली अदर मैनर इन विच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज बाय फिजिकल प्रोसेस। अब ये फिजिकल प्रोसेस कौन सी है जिससे नाइट्राइट और नाइट्रेट्स बने हवा में? तो देखो ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली कड़केगी ना, तो हवा में एक बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस वजह से जो है नाइट्रोजन स्टेबल, मतलब नाइट्रोजन में एनर्जी भर दी जाती है। नाइट्रोजन एनर्जी भर के खुद का नाइट्रेट बना के हवा में छोड़ देते हैं। दिस इज़ हाउ लाइटनिंग वर्क्स। और इस वजह से लाइटनिंग भी कुछ हद तक हेल्प कर देती है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी तब तैयार होते हैं। दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड्स एंड फॉल ऑन लैंड अलॉन्ग विथ रेन। दीज आर देन यूटिलाइज्ड बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स। तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन जाता है इस वजह से, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के साथ साथ, क्योंकि बिजली के बाद क्या होगा, बारिश गिरेगी, तो उसके साथ ये अंदर चला जाएगा और कई सारे प्लांट्स इसे ले लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इट, अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड और लाइटनिंग किस तरीके से फिजिकल प्रोसेस ऑफ। अगर कोई पूछे कि फिजिकल प्रोसेस जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, तो आप कौन सा कहोगे? लाइटनिंग। स्मार्ट बॉयज, गर्ल्स भी, अगर गर्ल्स दिख रही है तो। Plants generally take up nitrites and nitrates and convert them into amino acids. Plants generally take nitrites and nitrates and convert them into amino acids. Amino acid के अब देखो नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट, इससे बनते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है ये कुछ ऐसे अगर हम पकड़ लें तो ऐसी बहुत लंबी अमाइनो एसिड की चेन जो है उसे हम प्रोटीन कह देते हैं। तो अमाइनो एसिड डायरेक्टली प्रोटीन ही होते हैं, ऐसे आप समझ लो। मतलब अमाइनो एसिड का अगर आपने एक चेन देख ली तो उसे आप प्रोटीन कहोगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो विच इज़ यूज टू मेक प्रोटीन्स। सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर यूज टू मेक अदर कंपोनेंट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन काम आए ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में कई और चीज़ें होती है जो बनाने में नाइट्रोजन काबिल होता है और काम भी आता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। अब कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो उल्टा काम करते हैं, आपके लास्ट बेंच पे भी दिख जाएंगे। एक उल्टा काम करेंगे, टीचर बोलेगा शांत रहो, ये लोग चिल्लाएंगे, जब टीचर बोलेगा चिल्लाओ, ये लोग शांत बैठेंगे। दिस इज़ हाउ सम बालक बिहेव। और ऐसे बालकों को
जो है डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्राइट को लेंगे और उसका नाइट्रोजन बना के छोड़ेंगे। दस द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर passes from the elemental form of nitrogen into simple molecules। तो ऐसे कई सारे फॉर्म्स बदलता हुआ नाइट्रोजन हमारे लाइफ में या फिर हमारे अर्थ पे एक साइकिल की तरह चलता है। अभी ये साइकिल जानेंगे। ये साइकिल वाटर साइकिल से थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा एलिमेंट्स वाला है, इसलिए हम लोग इसे यहीं पर जानना प्रेफर करेंगे। अब स्टार्टिंग हम करेंगे कहाँ से, तो देखो नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ऐसे शांत चुपचाप बैठा हुआ है। अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन, अब देखो फिर से जो लोग इसका भी शॉर्ट लेक्चर देख रहे हैं, देखो इसके बड़े वाले लेक्चर्स आए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये सुपर शॉर्ट लेक्चर है। अगर आप लोग बड़ा वाला लेक्चर देख रहे हो, मतलब जो शायद 52 मिनट्स का, शायद 1 आवर का होगा, वो अगर आप लोग देख रहे हो तो गुड। अगर आप छोटे लेक्चर्स देख रहे हो 10-15 मिनट के, वो देख लो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखो नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर जो है उससे कर देते हैं बैक्टीरियाज फिक्स। अब ये फिक्स किया हुआ जो है तो वो किस तरीके से फिक्स करते हैं, देखो जो फिक्स किया हुआ नाइट्रोजन है तो वो नाइट्राइट्स में वगैरह कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगा। मतलब क्या कि ग्रीन प्लांट्स उसे ले लेंगे, उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले आएंगे हमारे एनिमल्स, जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर वो क्या आ जाएगा, नाइट्राइट एनिमल्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को अमोनिफिकेशन क्या है वो मैं समझा दूँ। नाइट्रिफिकेशन क्या है वो मैं समझा दूँ। अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया का बनना। अब अमोनिया का बनना कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी के सेल्स या फिर प्लांट के सेल्स जो है अमोनिया बना देते हैं। तो अमोनिफिकेशन होता है तो फिर अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है। प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स का जो अमोनिया है वो वापस जाके यूरिया में कन्वर्ट होके बाहर छोड़ा जाता है जब आप नंबर 1 करने जाते हो। तो दूसरी बात क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रिफिकेशन होता है। मतलब क्या कि आप लोगों को उसके नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स दिख जाएंगे। अब देखो ये कैसे कैसे फिक्सेशन होता है, तो देखो एटमॉस्फेरिक भी होता है और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होता है। कई बार कई कंपनीज भी है जो हवा से नाइट्रोजन ले लेती है, इसका नाइट्रेट्स बना के छोड़ दिया जाता है। अब देखो जो अमोनिया है उसका बन जाता है नाइट्राइट। अब आप लोगों को फ़र्क समझ में आ जाएगा, नाइट्रेट क्या है, नाइट्राइट क्या है। नाइट्राइट थोड़ा सा लाइटर कंपाउंड है, तो जो है कंपनीज जो है या फिर जो नेचर में हो जाएगा उससे बनेंगे नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्रेट्स जो होते हैं या फिर नाइट्राइट्स वापस क्या हो जाएगा, मतलब बाद में कि जो नाइट्राइट्स है उनका भी नाइट्रेट में कन्वर्जन हो जाएगा। अब ये नाइट्रेट्स जो बने हैं उनका एक तो हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन उल्टे बालक करेंगे, या फिर सीधा उनका क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हो, फिर से नाइट्रेट को प्लांट सेल्स ले लेंगी और अपने प्रोटीन्स बनाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं आया इतना क्या, मैं हूँ ना आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो जो नाइट्रोजन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन का करेंगे क्या, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। हम लोग क्या करेंगे उस नाइट्रोजन का, हम लोग करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होने के बाद बैक्टीरियाज करेंगे, तो वो होने के बाद उससे एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स। बैठे बैठे क्या करें, प्लांट्स को खाना है तो प्लांट्स को खा लेते हैं कौन, एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर आ जाता है फिक्सेशन किया हुआ नाइट्रोजन। अब उस फिक्सेशन किए हुए नाइट्रोजन का क्या बनाया जाता है आगे जाके, अमोनिया। समझ में आ गया होगा आई होप। अगर एनिमल्स ने नहीं बनाया तो प्लांट्स तो है ही, प्लांट्स भी अमोनिया बनाएंगे अमोनिफिकेशन करके। अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया बनाना। अगर वो नहीं किया तो देखो क्या हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन लिया जाएगा, उसका नाइट्रिफिकेशन किया जाएगा, डायरेक्टली नाइट्रोजन का नाइट्रेट बनाया जाएगा। अब ये 2-3 चीज़ें बनाती है, जैसे एक हो गया कंपनीज, कुछ कंपनीज हो गई, या फिर कुछ एटमॉस्फेरिक जो है एटमॉस्फेरिक चीज़ें जैसे बैक्टीरियाज वगैरह,
वो भी ये काम कर देते हैं। या फिर लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग वो भी ये काम कर देती है। और फिर नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन होके नाइट्रेट बन जाएगा। अब जो एनिमल्स ने बनाया था अमोनिया, उस अमोनिया का बन जाएगा नाइट्राइट। अब ये नाइट्राइट आगे जाके क्या बनेगा, नाइट्रेट। ये नाइट्रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसे एक तो प्लांट खुद को ले लेगा, या फिर वो डायरेक्ट ले लेगा, या फिर इसका उल्टे बालक जो है वो उसका बना देंगे डी नाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रेट लेंगे और नाइट्रोजन छोड़ देंगे। दिस इज़ वॉट नाइट्रोजन साइकिल इज़। आई होप अब आप लोगों को इसमें कोई भी शक नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। दिस इज़ प्रिटी ईजी। अब हम जानेंगे, अब देखो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्राइट, नाइट्रोजन और नाइट्राइट, नाइट्राइट नाइट्राइट नाइट्रोजन, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन ये प्रोसेसेस है। एंड बैक्टीरियाज जो ये काम करते हैं उसे हम कह देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका एक एग्जांपल है राइजोबियम। दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन का साइकिल। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम जानेंगे कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, कार्बन हर चीज़ में है, टायर से लेकर आपके बॉडी में, आपके बॉडी से लेकर आग में, मतलब आग के बाद जो राख प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, वहाँ से लेकर आपके गाड़ी के कार्बन फाइबर में भी कार्बन है। अब सर ये तो ठीक है, कपड़े में भी कार्बन है, जी हाँ। क्या आपके कॉटन में भी कार्बन है, जी हाँ। कार्बन से कई सारी चीज़ें बनी हुई होती है, आप लोगों को लाखों चीज़ें मिलेंगी जो कार्बन से बनी होती है, बिकॉज कार्बन इज़ अ वर्सटाइल कंपाउंड, कंपाउंड नहीं, वर्सटाइल एलिमेंट। और ये एलिमेंट जो है चार, मतलब चार फंक्शनल ग्रुप कह लो, चार अदर एटम्स से कह लो कंपाउंड, मतलब एक रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेता है। कार्बन के पास एक अपनी एक यूनिक एबिलिटी है, वो है खुद के साथ ही कंपाउंड्स बनाना। ये हो गई केमिस्ट्री वाली चीज़ें, उनके बारे में हम नेक्स्ट ईयर मतलब 10वीं में पढ़ेंगे। अब फिलहाल हम जानेंगे कार्बन कहाँ से कहाँ पे जाता है। सिंस मैंने कह दिया कि आप लोगों में भी कार्बन है, आप लोग बॉडी के बाहर भी कार्बन छोड़ देते हो ब्रीथ आउट करके, तो इससे भी एक साइकिल बन सकता है। प्लांट्स भी कार्बन अंदर लेती है और अपना खाना बनाती है, आपके ग्लूकोज में भी कार्बन है, तो ये एक कुछ हद तक एक साइकिल बना देता है। तो वो साइकिल अब हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आप लोगों को ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बालकों। तो कार्बन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑन अर्थ, कई सारे फॉर्म्स में आप लोगों को ये मिल जाएगा। इट ऑकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म्स एज इन डायमंड्स, डायमंड्स में भी कार्बन होता है, ग्राफाइट में भी कार्बन होता है, बकमिनिस्टर फुलरिन में भी कार्बन होता है। ये तीन एलोट्रॉप्स हो गए। कम इन द कंबाइंड स्टेट इट इज़ फाउंड एज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर एज अ कंबाइंड स्टेट। अगर आप लोगों को ऐसे ही किसी ने बताया कार्बन लेके आओ, तो आप सबसे पहले देखोगे कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा नेचर में फ्री फॉर्म में। एज कार्बोनेट्स, आप लोगों को कार्बोनेट्स भी मिल जाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी मिल जाएंगे, सॉल्ट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स भी मिल जाएंगे। एंड आप लोगों को कार्बन इतनी ज़्यादा चीज़ों में मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आप लोग छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाइल इन ऑल लिविंग फॉर्म्स बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेनिंग, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग फॉर्म्स है तो वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे बेस्ड है। हमारी लाइफ पूरी की पूरी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पे बेस्ड है। इसलिए जब कोई आदमी को जलाया जाता है तो कार्बन ही बचता है एट द एंड ऑफ द रिचुअल। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे के सारे कार्बन से ही कुछ ना कुछ हद तक बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, इनमें भी कार्बन आप लोगों को मिल जाता है। द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कार्बोनेट सॉल्ट्स। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर वाला स्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का स्केलेटन। हमारे में एक्सोस्केलेटन है हमारे नाखून, देखो नाखून, बाल, बालों में केराटिन प्रोटीन होता है जो भी कार्बन की तरह ही जलता है। दूसरी बात, नाखून भी कुछ ना कुछ हद तक कार्बन के बने होते हैं। एक्सोस्केलेटन का अच्छा एग्जांपल है स्नेल। स्नेल के जो ऊपर वाला कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कार्बोनेट, कार्बन आ गया। तो कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट हर चीज़ में यहाँ वहाँ कार्बन आप लोगों को दिख जाएगा। अब एंडोस्केलेटन में भी कार्बन होता है, हड्डियाँ भी कुछ ना कुछ हद तक कार्बन का प्रेजेंस होता है उनके अंदर। कार्बन
Carbon is incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed by the presence of sunlight. Okay, देखो कार्बन सिस्टम में आता कहाँ से है? फोटोसिंथेसिस करने के बाद। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसी है? आप लोगों को अगर कोई कह दे सर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताओ, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, पानी लिया जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में इससे बनाया जाता है क्या? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इससे बनाया जाता है स्टार्च, मतलब ग्लूकोज बनाया जाता है और ऑक्सीजन बनाया जाता है और एक्सेस वाटर जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट फोटोसिंथेसिस इज़। इस प्रोसेस से प्लांट्स लोग, मतलब प्लांट्स खाना बना लेते हैं खुद के लिए। तो स्टार्टिंग जब कार्बन आपके लिविंग, मतलब जब कार्बन आपके सिस्टम में आता है तो वो फोटोसिंथेसिस से आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। The utilization of glucose provides energy to living things, including involves the process of respiration in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात, इस ग्लूकोज जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में तैयार किया गया है उससे यूज़ भी तो करना होगा ताकि हमें एनर्जी आए। तो जब हम एनर्जी लाने के लिए इसका यूज़ करेंगे तो एक तो हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। और जब हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते उससे हम कह देते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन का यूज़ हो ना हो, कार्बन तो कंपलसरी है और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ाया जाता है। तो वहाँ पे वो सिस्टम से कुछ ना कुछ हद तक एग्जिट कर देता है। लेकिन जब वही कार्बन एग्जिट ना करे और फिर हमारी बॉडी में भी यूज़ हो जाता है। इन फैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर is said to have doubled since the industrial revolution when the human beings started burning fossil fuels on the large amount. फॉसिल फ्यूल्स में जो चीज़ें होती है उन्हें हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें क्यों हम हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं? क्योंकि उनमें होता है हाइड्रोजन और कार्बन। जब से हमने कोयला यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पेट्रोलियम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और भी कई सारी चीज़ें, डीजल उड़ा रहे हैं और भी सब कुछ, डीजल पेट्रोल उड़ाना स्टार्ट कर दिया, रॉकेल केरोसिन। तो जब से ये चीज़ें यूज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया तब से जो है बहुत सारा धुआं हवा में चला गया और इस वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो अमाउंट है तो वो डबल हो गया है, ऐसा साइंटिस्ट कह देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। अब ये कार्बन में से बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वो हम नेक्स्ट सेशन में छोटा सा देख लेंगे। अब हम देखेंगे कि कार्बन साइकिल, अगर आप शॉर्ट से सुपर शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो कार्बन साइकिल के सिर्फ इस डायग्राम का, मैं बता दूं बड़ा वाला लेक्चर देख के आओ। क्यों? बिकॉज वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। सो कार्बन साइकिल बिगिंस इन 3, 2, 1। CO2 इन एटमॉस्फेयर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। CO2 इन एटमॉस्फेयर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स वो CO2 ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके। अब इस फोटोसिंथेसिस करे हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या बनता है? ग्लूकोज। अब शायद ऐसा हो कि प्लांट मर जाए उसके बाद, तो उसका बन जाता है कोल। मर के वो दब जाता है सॉइल के नीचे और इस वजह से हमें मिल जाता है कोल या फिर पेट्रोलियम। अगर वो प्लांट पानी के अंदर चला गया तो हमें मिल जाता है पेट्रोलियम। अब जो है अगर उस प्लांट को मेरे जैसे आपके जैसे लोगों ने खा लिया तो आप लोगों को मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स के अंदर, अब देखो अब ये एनिमल्स, अब मेरे तो नाखून हो गए, लेकिन अगर किसी स्नेल ने खा लिया तो स्नेल क्या बनाएगा? उसका कैल्शियम कार्बोनेट वाला एक कार्बोनेट शेल बनाएगा उसी खाने की मदद से, तो वहाँ पे कार्बन चला जाएगा। अब जो है, अब मैंने तो खा लिया, समझो चलो मैंने कोई सब्जी खा ली, उसके बाद मैं रेस्पिरेशन करूँगा, वो ग्लूकोज या फिर जो भी स्टार्च जो भी लिया होगा उसका जो है डिकम्पोजिशन हो जाएगा और रेस्पिरेशन भी हो जाएगा। अगर कोई एनिमल ने खा लिया तो एनिमल मर जाएगा तो उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाएगा जब मैं सांस बाहर छोड़ूंगा या फिर कोई एनिमल मर जाएगा। अब देखो जो कार्बन पानी में लिया गया है उसका कार्बोनेट बनाया जाएगा और उसका लाइमस्टोन बना दिया जाएगा। अब लाइमस्टोन जो है वो एक तरीके का स्टोन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड हो जाती है उसका। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन सॉरी कार्बन साइकिल। कार्बन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है, उसका फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो दूसरा है कि एब्जॉर्ब करके इसका लाइमस्टोन बना दिया जाएगा। पहली बात,
हम फोटोसिंथेसिस का देखेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज में मिलेगा। अगर वो प्लांट वहीं पे मर गया तो उसका कोल बन जाएगा। अगर उसे मतलब पानी के अंदर अगर मर गया तो उसका क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। अगर वही किसी एनिमल ने खा लिया तो एनिमल के अंदर चला जाएगा, एनिमल रिस्पिरेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा देगा। अगर किसी स्नेल ने खा लिया, स्नेल जैसे एनिमल में, तो उसका बन जाएगा एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवर। कॉकरोच भी कॉकरोच भी एक कवर के अंदर ही जिंदा होते हैं, तो उन्होंने भी खा लिया तो भी उसका बन जाएगा एक कवर, और वो वहाँ पे कार्बन चला जाएगा। अगर रिस्पिरेशन करके जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लिबरेट हो जाएगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलते जाने वाला है। दिस वॉज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। अब देखो कार्बन साइकिल का मतलब कंक्लूडिंग वाला पार्ट हम देख लेंगे। इन फैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव डबल्ड सिंस, अरे ये तो वही ओके। अब हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप कभी ग्रीन हाउस में गए होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रीन हाउस हम ग्रीन बनाएंगे लेकिन वो वाइट भी हो सकता है। ग्रीन हाउस देखो कुछ इस तरीके से एक क्यूब होता है, उस क्यूब के अंदर जो है एक बाहर से पूरा का पूरा कपड़ा ढक दिया जाता है, और ताकि सनलाइट डायरेक्टली ना आए, और अंदर जो है पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों में देखो ऐसा मॉइस्ट एनवायरनमेंट बनाया जाता है ताकि वो पौधे फास्ट ग्रो कर सके, और टेम्परेचर अंदर का मेंटेन्ड हो, और प्लांट्स को थोड़ा सा हीट मिले। देखो गर्मी प्रोड्यूस हो ताकि प्लांट्स को थोड़ा सा हीट मिले और प्लांट्स तेज़ी से ग्रो हो सके। लेकिन इमेजिन करो अगर ये ग्रीन हाउस पूरी की पूरी अर्थ को सराउंड कर दे तो क्या होगा। इतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी कि ह्यूमंस मर जाएंगे, और यही हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ये जो ग्रीन हाउस बनाने का काम करता है वो काम करता है CO2। दिस इज़ वॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़। जो गैसेस जो कंपनीज लिबरेट कर रही है, गाड़ियाँ लिबरेट कर रही है हवा में, वो हमारी प्यारी धरती माँ के अराउंड, देखो धरती माँ हो गई ये, रुक जाओ एक प्रॉपर सर्कल बना दो, ये हो गई धरती माँ, और उसके अराउंड एक गैस का लेयर बना देती है। अब इस गैस के लेयर में जब हीट आएगी ना सन से, तो वो बाहर नहीं एस्केप कर पाती, वो अंदर ही अंदर रह जाती है, और इस वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये टेम्परेचर बढ़ना आप कहोगे सर अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। इस वजह से कई सारी स्पीशीज जो कम टेम्परेचर पे रहना पसंद करती है, उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर पे रहना पड़ जाता है। तो जो स्पीशीज़ कम टेम्परेचर पे सर्वाइव करना सीख गई है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आर्कटिक की एंटार्कटिक की आइस मेल्ट होती है इस कारण से। अब यही मैंने बताया है, इस एक सेक्शन में आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये कुछ गैसेस होती है जो इस हीट को ट्रैप कर लेती है। इन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करे, और इस ग्रीन हाउस की वजह से और इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थक गया। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कार्बन साइकिल। अब हम जानेंगे द ऑक्सीजन साइकिल। द ऑक्सीजन साइकिल में हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन जो हमें ज़िंदा रखता है उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें काम करती है, और वो किस तरीके से जो है अब हम जानेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। अब ऑक्सीजन किस तरीके से जो है अपने सराउंडिंग में घूमती है, ऑक्सीजन किस तरीके से सर्कुलेट करती है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे है, ऑक्सीजन के कहाँ कहाँ कौन से यूजेस है, ऑक्सीजन किन किन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है, ये सब कुछ जानेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 ऑक्सीजन होती है। तो इस ऑक्सीजन इज फाउंड इन द, अब हम इसके बारे में ठीक से जानेंगे। ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म्स इन एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 21%, और 21% हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही है। इट ऑल्सो ऑकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म
इन द अर्थ्स क्रस्ट एज वेल एज ऑन द एयर इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो दो ऑक्सीजन होती है। इन द क्रस्ट इट इज़ फाउंड एज द ऑक्साइड्स एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल। कोई भी मेटल देखो जो थोड़ा सा रिएक्टिव है तो वो अपना ऑक्साइड बना के बैठ जाता है, तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाती है। एंड सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के भी ऑक्साइड्स हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी आप लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑल्सो कार्बोनेट के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, सल्फेट के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रेट के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, और जो भी और सारे कई सारे मिनरल्स होते हैं उनके अंदर भी आप लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो देखो, ऑल्सो एज एन essential compound of most of the biological molecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids and fats, इनके अंदर भी भाई साहब आप लोगों को मिल जाती है ऑक्सीजन। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन, हम लोग अंदर भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, हमारे ब्लड के ऊपर जो बैठ के जाती है वो भी ऑक्सीजन होती है। तो फिर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर इज यूज इन 3 प्रोसेसेस, नेमली कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे 3 चीज़ों में ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे मतलब एनवायरनमेंट में। पहला, जलने के लिए भी ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने में भी ऑक्सीजन का एक इम्पॉर्टेंट बलिदान है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो इतनी सारी चीज़ों से ऑक्सीजन चली जाती है, लेकिन सिर्फ एक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में रिन्यूअल अश्योर करती है, वो है फोटोसिंथेसिस। अगर धरती पे पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन वापस आएगी नहीं, और इसका रिजल्ट होगा कि हम लोग सारे। तो दिस वॉज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम जानेंगे कि द ऑक्सीजन साइकिल कैसा है। तो जो सुपर शॉर्ट लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा 1 घंटे वाला लेक्चर देख लो सीधा। अब द ऑक्सीजन साइकिल, अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट साइकिल। हमने इससे पहले 3-4 साइकिल्स पढ़ ली है। अब ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन देख लो। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सबसे पहले क्या होगा, रेस्पिरेशन करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित की जाएगी, मतलब चेंज की जाएगी, और पानी के अंदर चेंज की जाएगी। अब देखो इसका उसके बाद क्या होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स ले लेगी और प्लांट्स करेगी फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बनेगा ग्लूकोज, और फोटोसिंथेसिस का एक और इम्पॉर्टेंट जो साइड प्रोडक्ट है तो वो ऑक्सीजन खुद है। तो ऑक्सीजन फिर से चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। अब जिस ऑक्सीजन का ग्लूकोज बना हुआ है वो ग्लूकोज हम एनिमल्स या फिर प्लांट्स खुद यूज़ करके रेस्पिरेशन करेगी, और फिर से ये हो जाता है एक साइकिल कंप्लीट। स्टार्ट होता है हवा में। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वैसे, ये घूम तो एकदम सही रहा है, लेकिन हम ठीक से जानेंगे एक बार और। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो हवा में है उससे हम ऐसे अंदर ले लेंगे, आ गई। अब हम बाहर जो छोड़ने वाले हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, दोनों में ऑक्सीजन आप लोगों को मिल जाएगी। देखो CO2 में O, H2O में O। अभी ये कौन लेगा, प्लांट लेगा। प्लांट लेकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो प्लांट ऑक्सीजन जो बनाई है वो कहाँ पे छोड़ेगा, हवा में। देखो अब जो ग्लूकोज बना है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो यहाँ पे भी आ जाती है हमारी ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो है वो हम लोग या फिर प्लांट खुद वापस से रेस्पिरेशन करके जो है उसका CO2 बनाएंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल के बारे में तो हमने जान लिया। ऑक्सीजन जो नेचुरली डाईएटॉमिक होती है, डाईएटॉमिक मतलब दो एटम्स का समूह या फिर 2 एटम्स का ग्रुप, ऐसी नेचुरल ऑक्सीजन होती है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं बताऊं कि सिंगल ऑक्सीजन भी होती है और ट्रिपल ऑक्सीजन भी होती है। आप कहोगे ठीक है सर बताओ, चलो तो एक ऑक्सीजन तो ठीक है हम समझ सकते हैं, एक आधी होगी, लेकिन सर 3 वाली बताओ। देखो 3 ऑक्सीजन के ग्रुप को हम कह देते हैं ओजोन, और ये ओजोन एक गैस है। ओजोन गैस अर्थ के सबसे बाहर वाले जो एटमॉस्फेयर का स्पीयर है वहाँ पे मिल जाती है। ओजोन गैस हमें सन से आ रही UV रेज से बचाती है, और इस वजह से हम
सेफ है ओजोन गैस के कारण। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस ओजोन गैस को तबाह कर रही है और इनडायरेक्टली ह्यूमन की स्पीशीज़ को तबाह कर रही है, और उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जो आपके फ्रिज में मिलते हैं और वो जब आप फ्रिज खोलोगे तो एग्जिट कर जाएंगे और आपके ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाएंगे और उसे नीचे भेजेंगे, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। और इस वजह से जो है 1990s के टाइम पे इतना ज़्यादा ये CFC यूज़ होने लगा कि एटमॉस्फेयर में लिटरली होल हो गया था, ओजोन का होल हो गया था। देखो, ओजोन एक ऐसी गैस जो हमें यूवी रेज से बचा रही है, उसी एटमॉस्फेयर में होल हो गया था। और ये इसके इमेजेस आप लोग देख सकते हो। देखो 1980 में कितना था होल, 1985 में कितना था होल, और 1990 में कितना था होल। अब देखो, ये इतनी ज़्यादा सीरियस चीज़ थी कि लोग तो मतलब परेशान हो गए कि ये इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी सीरियस चीज़ है, लेकिन हमें बहुत लेट पता चली। तो हमने क्या किया, हमने कई सारी ऐसी ट्रीटीज साइन कराई कई सारे देशों से, जिससे हम लोग CFC को यूज़ करना छोड़ दें। और ये CFCs का यूज़ जैसे जैसे कम होते गया, वैसे वैसे ओजोन का लेयर थोड़ा थोड़ा फिल होने लगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ओजोन में होल बना देते हैं, और इस ओजोन होल के कारण डायरेक्टली यूवी रेज अंदर आ जाती है और कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती है। आँखों में जो आँखों को डैमेज हो जाता है, आप लोगों को कैंसर हो जाता है, और ये सारी हार्मफुल चीज़ें थी जो CFC के कारण हो रही थी और ओजोन लेयर के मिट जाने के कारण हो रही थी। आज के समय अगर देखा जाए तो मैं 1 मिनट में गूगल करके देख लूँ कि ओजोन होल कैसा है। तो देखो, अगर हम रिसेंट स्टडीज़ देखें, देखो अब यहाँ पे ये चीज़ NCERT ने अपडेट करना भूल गए हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। देखो 1971 में होल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर हम 2019 का रिपोर्ट देखें तो ये होल धीरे धीरे ह्यूमंस अपने एफर्ट्स के कारण क्लोज करने में सक्षम हो रहे हैं, और हमें धीरे धीरे थैंकफुली ये होल क्लोज होता हुआ दिख जाता है, बिकॉज हमने इम्पोर्टेंट सैंक्शंस डाल दिए, और जो है जो CFCs बनाने वाली कंपनीज थी उन पे रोक लगा के हमने ये चीज़ सक्सेसफुली की है कि हमने ओजोन होल कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक छोटा छोटा करने की हमने कोशिश की है। सो दिस वॉज अ कंबाइंड एफर्ट। तो देखो, अब आप लोगों को अगर ये सब कुछ पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिए। मैंने तो आप लोगों को ओजोन के बारे में, ओजोन होल के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो, जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे बालक हैं ना, उन लोगों के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ओजोन का। ओजोन में कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। ओ ओ ओ। कुछ इस तरीके का होता है हमारा ओजोन। ये इसने जो है इलेक्ट्रॉन किराए पे लिया होता है, इन दोनों का अपना घर है। दिस इज़ हाउ ओजोन इज़। और ये ओजोन होल एक प्रॉब्लम थी, लेकिन आजकल ये इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम नहीं बची। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा कि 1990 तक देखो इतना बड़ा होल था, लेकिन अगर आप लोग आज मतलब करंटली देखोगे तो 2019 के हिसाब से होल श्रिंक हो चुका है, और ये शायद इतना सही बचा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, अबाउट ओजोन होल, अबाउट होल साइकिल्स एंड ऑल। अगर आप लोग बड़ा लेक्चर देख रहे हो, थैंक यू। अगर आप लोग छोटा लेक्चर देख रहे हो, पहले वो बड़ा वाला देख के आ जाओ, बिकॉज उसमें सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस, यू गाइज वर वॉचिंग विन साइंस, ये हमारा प्यारा सा चैनल है। अगर आप लोग इसे पहले से फॉलो कर रहे हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। 9th क्लास के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे टॉपिक्स अब हो चुके हैं, सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। बहुत मज़ा आया ये टॉपिक पढ़ाते हुए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।